बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स और कुछ धमाका खेज पेशरफ्त के साथ। नाज़रीन, इंतकामी कार्रवाइयाँ बंद न होने पर इमरान खान ने इम्पोर्टेड सरकार और इसके आलमी सरपरस्त अमरीका के खिलाफ ऐलाने जंग कर दिया है, जिस पर वाशिंगटन और लंदन में और नई दिल्ली में खतरे की घंटियां बज गई हैं। सूरत हाल ऐसी तशवीशनाक हो गई है कि पाकिस्तान में अमरीकी और बरतानवी सफीरों की दौड़ें लग गई हैं और उनकी तरफ से आसफ जरदारी, नवाज शरीफ और चौधरी शुजात से हंगामी मुलाकातें की गई हैं। ये खबरें आप तक पहुंच चुकी होंगी, लेकिन अंदर की जो सूरत हाल है, अंदर की स्टोरी है, वो आज हम पहली बार वाशगाफ अंदाज में आपके सामने पेश कर रहे हैं। एक्सक्लूसिव वीडियो है नाज़रीन, बहुत खास वीडियो है आज ये, कि बहुत बड़ा धमाका हो गया है, बहुत बड़ी पेशरफ्त है। इसके पसे पर्दा क्या कहानी है वो आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं कि ये मामला क्या है और इतनी हंगामी सरगर्मियां क्यों अचानक शुरू हो गई हैं। रावलपिंडी इस्लामाबाद में नाज़रीन, जो ईवान इक़्तिदार की गुलाम गर्दशें हैं, जिन्हें पावर कॉरिडोर्स भी कहा जाता है, वहां ये सरगोशियां क्यों शुरू हो गई हैं कि मालदीव में तो ट्रेलर था, पूरी फिल्म जो है वो पाकिस्तान में चलेगी। नाजरीन, मालदीव में तो चीन, रूस और अमेरिका भारत के हुमायती उम्मीदवारों के दरमियान जो मुकाबला हुआ, सदारती इलेक्शन हुआ, इसमें अमेरिका व भारत के हामी जो हुक्मरान इत्तेहाद के उम्मीदवार थे उसे शिकस्त हो गई और चीन और रूस का जो हामी अपोजिशन उम्मीदवार था मोहम्मद मोइज़ो, वो नया सदर मुंतखब हो गया। पाकिस्तान में जो पूरी फिल्म चलने जा रही है, इसकी वजह क्या है? अमेरिका और बरतानिया ने पाकिस्तानी वोटर्स के सियासी रुझान के हवाले से जो नया सर्वे करवाया है, इसमें ये क्या धमाका खेज नताइज सामने आए हैं। इमरान खान ने द इकोनॉमिस्ट में जो मजमून लिखा है, इसमें एक बार फिर खुल्लम खुल्ला अमरीकी मुदाखलत को अपनी हुकूमत के खात्मे का जिम्मेदार क्यों करार दिया। हालांकि कुछ अर्सा पहले तक वो थोड़ा सा डिप्लोमेसी से काम लेने लग गए थे, लेकिन अब वो फिर खुलकर क्यों बोले हैं, इसके पीछे क्या राज है और उसके बाद अमेरिकी और बरतानवी सफीरों की जो दौड़ें लगी हैं, ये क्या राज है, ये आज पहली बार हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। साइफर केस के हवाले जो गुब्बारे से नाज़रीन साइफर केस के गुब्बारे से खान ने हवा कैसे निकाली है, ये तमाम धमाका खेज खबरें भी आज के इसी वीडियो में हम शेयर करेंगे और ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान के आम इंतखाबात में पीटीआई की मुमकिना कामयाबी की सूरत में चीन, रूस, अमारात, ईरान, सऊदी अरब, तुर्की और कतर की तरफ से कितनी बड़ी बड़ी ऑफर्स की जा रही हैं और इमरान खान को अगले 10 बरस का इक्तदार देकर पाकिस्तान किस तरह आलम इस्लाम में एक कायदाना किरदार हासिल कर सकता है और एशिया और अफ्रीका का बहुत बड़ा एक मरकज बन सकता है तजारत का। इस एक्सक्लूसिव वीडियो की तफसील में जाने से पहले नाज़रीन, हम हस्बे दस्तूर, हस्बे मामूल जो हमारे नए आने वाले दोस्त हैं, उनसे ये गुजारिश करेंगे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जो हमारी नई आने वाली वीडियोस हैं वो आपको बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन, जो इमरान खान ने ऐलान जंग किया है, इस हवाले से हमारे कुछ साबिक कालम थे जो हम कलम कहानी के नाम से रोजनामा और साफ में लिखते रहे हैं। आल पाकिस्तान जो उनका एडिटोरियल पेज है, उस पर शाया होता है हमारा कालम, और जो हमारी वीडियोस हैं इनमें भी हमने साबिका वीडियोस में इमरान खान किस तरीके से अल्लामा इकबाल का शाहीन साबित होने जा रहा है और किस फलसफे पर वो चल रहा है, क्योंकि लोगों को उसकी सियासत की समझ नहीं आ रही। उसकी सियासत का हवाला देते हुए हमने साबिका वीडियोस में और साबिका कालम में ये 2-3 अशार लिखे थे इकबाल के। कुछ दोस्त ये कह रहे हैं कि आप किसी वीडियो में उनकी दोबारा तशरीह करें और उनको जो मौजूदा हालात में इमरान खान की पॉलिसी है उसके साथ मिलाकर डिस्कस करें। तो इसका जो हमारी वीडियो है एक्सक्लूसिव, जो इसकी एक्सक्लूसिव मालूमात है जो अभी हमने आपके साथ शेयर करनी है, उनके बाद एंड में जो इकबाल के चाहने वाले हैं और इमरान खान के मतवाले हैं, इमरान खान के टाइगर्स हैं, उनके लिए हम इन 2-3 अशार की पूरी तशरीह भी बयान करेंगे। शेर अब हम एक दफा पढ़ देते हैं, तशरीह जो है इसकी वो आपको इस वीडियो की आखिर में मिलेगी, फिर आपको पूरी वीडियो सुनना पड़ेगी। नाज़रीन, पहला शेर ये है, शेर कि हो जिस दिल में हक के लिए मरने की तड़प, हो जिस दिल में हक के लिए मरने की तड़प,
پہلے اپنے پیکرے خاکی میں جاں پیدا کرے، پھونک ڈالے یہ زمین و آسمان مستعار، اور پھر اس خاکستر سے آپ اپنا جہاں پیدا کرے۔ اور دوسرا شعر ہے، تیرا تن روح سے نا آشنا ہے، تیرا تن روح سے نا آشنا ہے، عجب کیا آہ تیری نارسا ہے، تنے بے روح سے بیزار ہے حق، خدائے زندہ زندوں کا خدا ہے۔ اور دو شعر مزید ہیں کہ جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو، اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ عمرہ کے در و دیوار ہلا دو۔ ناظرین، ان اشعار کی گفتگو کی تشریح یہ ہم اینڈ میں، اور کس طریقے سے جو عمران خان کی موجودہ حکمت عملی ہے جو لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی، وہ ان اشعار کے تناظر میں سمجھ آئے گی آپ کو کہ کس طریقے سے جو اقبال نے اصلی جو سچی تبدیلی اور حقیقی تبدیلی اور انقلابی تبدیلی کا جو راستہ بتایا ہے اس پر عمران خان عمل کر رہا ہے۔ اسی کے تحت پی ٹی آئی کی جو تطہیر ہو رہی ہے، اس میں عمران خان کو بظاہر لوگ سمجھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کا خاتمہ ہو رہا ہے، لیکن پی ٹی آئی کا خاتمہ نہیں ہو رہا۔ پچھلی ویڈیوز میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ پی ٹی آئی کو تیزاب سے غسل دیا جا رہا ہے، اور جب تیزاب میں زیورات کو اور سونے کو غسل دیا جاتا ہے تو جو میل کچیل ہے وہ دور ہو جاتا ہے، پھر خالص سونا بچ جاتا ہے۔ تو یہ ایک خالص سونا بچنے جا رہا ہے، اور اس حوالے سے پوری تفصیل اور تشریح اینڈ میں اس ویڈیو کو ہم آپ کو بیان کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے آج کا یہ جو بہت بڑی دھماکہ خیز پیش رفت ہے، اعلان جنگ ہے کپتان کا، امریکہ، بہادر اور برطانیہ اور انڈیا کا یہ جو گٹھ جوڑ ہے، اور ان کے جو یہاں پہ پاکستان میں سہولت کار ہیں ان کے خلاف۔ اب پہلے اس کی تفصیل سن لیں۔ ناظرین، پاکستانی رائے کے جو سروے ہیں ان میں امپورٹڈ نگران حکومت کی سرپرست پی ڈی ایم جماعتوں کی عوامی مقبولیت میں کوئی بہتری نہیں آئی۔ جو نئے سروے کروائے ہیں خود امریکہ اور برطانیہ نے، کیونکہ ان کے بہت سے سٹیک ہے پاکستان میں، اور وہ بہت کنسرن ہے انہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے 8 فروری کو۔ انہیں بہت شوق ہے اس بات کا کہ فوری طور پر پتہ کریں، تاکہ اگر دیکھیں کہ ان کے مطلب کے نتائج نہیں آ رہے تو پھر کوئی نئی ڈیولپمنٹ کی جائے۔ وہ ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے، ان ملاقاتوں میں جو باتیں ہوئی ہیں، اندر کی خبر وہ آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں۔ ناظرین، چونکہ کوئی بہتری نہیں آئی، ان کی جو پی ڈی ایم رکن جماعتیں ہیں، نون لیگ ہے، جے یو آئی فے ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی ہے، اور جو دیگر جماعتیں ہیں کاف لیگ وغیرہ، ان کی جو صورتحال ہے بالکل بہتر نہیں ہوئی، بلکہ پہلے سے بھی زیادہ خراب ہے۔ عوام سخت نالاں ہیں، ووٹرز بہت غصے میں ہے۔ تو امریکہ، برطانیہ اور انڈیا نے پاکستان میں 8 فروری کے عام انتخابات کو ایک خطرناک جوا قرار دے دیا ہے۔ بڑی خبر ناظرین ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ جو پاور کوریڈورز میں باتیں ہو رہی ہیں اس میں امریکہ، بھارت اور برطانیہ اب یہ اعلانیہ کہنے لگ گئے ہیں کہ پاکستان میں ایک بڑا جوا ہو رہا ہے 8 فروری کو، اور ہم یہ جوا افورڈ نہیں کر سکتے، اور اس لیے انہوں نے اب کھل کر پاکستان میں بھی مصر کی طرح مارشل لا کے نفاذ کی لابنگ شروع کر دی ہے۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی، نون لیگ اور کاف لیگ کی قیادت سے امریکہ اور برطانیہ کے سفیروں کی یہ جو حالیہ ملاقاتیں ہوئی ہیں وہ یہ سب اسی سلسلے کی کڑی تھی۔ بڑی بریکنگ نیوز، بڑی ایکسکلوسیو خبر ناظرین ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ جو امریکی اور برطانوی سفیروں کی حالیہ ملاقاتیں ہوئی ہیں ان میں سب سے زیادہ اس آپشن پر غور کیا گیا کہ اگر 8 فروری کے عام انتخابات نہیں ہوتے تو پھر پاکستان کا اگلا نظام کیسے چلے گا۔ اس حوالے سے بڑی تفصیل کے ساتھ ڈسکس ہوئی ہے، اور ان ملاقاتوں کے حوالے سے ناظرین میڈیا کو جو پریس ریلیز جاری کیے گئے ہیں وہ اصل گفتگو کا بالکل الٹ ہے، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو میڈیا کو جاری کی گئی خبریں ہیں ان میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ ان ملاقاتوں میں اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ 8 فروری کے عام انتخابات ہر صورت میں منعقد ہونے چاہیے، لیکن اصل گفتگو اس سے بالکل الگ ہوئی کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا سے یہ بتایا گیا، نئے سروے کے حوالے سے یہ بات ڈسکس ہوئی کہ جناب پنجاب اور خیبر پختونخوا سے تو عمران خان 65 اور 95% نشستیں جیت رہا ہے، جبکہ بلوچستان اور سندھ میں معاملہ 50-50 کے لگ بھگ ہے۔ یوں کل ملا کر وہ 2/3 سے بھی زیادہ اکثریت لے جائے گا، اسے نااہل بھی کر دیا جائے تو بھی برسر عام انتخابات میں یہ 2/3 اکثریت حاصل کرنے کے بعد اس کی مرضی کا وزیر اعظم بنے گا، اس کی مرضی کا صدر بنے گا، اس کی مرضی کا چیئرمین سینٹ بنے گا
चारों सूबों में उसकी मर्जी के गवर्नर होंगे और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में तो 100% और 50-50 चांसेस हैं कि बलोचिस्तान और सिंध में भी इमरान खान की मर्जी का वजीर आला होगा। ये जनाब सूरत हाल होगी और तकरीबन 8-9 माह बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी इमरान खान के लिए नरम गोशा रखने वाले होंगे और 1.5 साल बाद जो नया आर्मी चीफ आएगा और नया ISI चीफ आएगा वो भी फिर इमरान खान की मर्जी का होगा। जब ये सूरत हाल पैदा हो जाएगी तो फिर पाकिस्तान को चीन, रूस, सऊदी अरब, अमारात, कतर, तुर्की और ईरान पर मुश्तमिल नए स्ट्रेटजिक ब्लॉक में एलानिया शामिल होने से फिर कोई नहीं रोक सकेगा। फिर ये नाज़रीन जवाबी रजीम चेंज होगा। जो 2-2.5 साल पहले एक रजीम चेंज हुआ था, तो असल रजीम चेंज वो होगा जो पाकिस्तान पहली बार एक आजाद खारजा पॉलिसी के साथ दुनिया के मंजर पर छा जाएगा। ऐसा कहना है ज़राए का कि ये डिस्कस हो रही हैं ये चीजें कि जो ये 8 फरवरी के आम इंतखाबात हैं आप उन्हें इजी ना लें। ये एक बहुत बड़ी तब्दीली का एक पहला कदम साबित हो सकते हैं जिसको फिर रिवर्स करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। नाज़रीन, इसी मुमकिना मंजरनामे की वजह से ये कहा जा रहा है कि मालदीव के आम इंतखाबात तो महज एक ट्रेलर था, असल फिल्म तो पाकिस्तान के आम इंतखाबात में चलेगी जो इस पूरे खित्ते की सियासी और स्ट्रेटजिक सूरत हाल को तब्दील कर देगी। नाज़रीन, यही वजह है कि जो अमेरिकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन ने अपने ताज़ा तरीन बयान में कहा है कि अमेरिका ने चीन, शुमाली कोरिया और पाकिस्तान को खसूसी तशवीश वाले मुमालिक करार दे दिया है। नाज़रीन, चीन और शुमाली कोरिया की तो हर किसी को समझ आ रही है कि वो एलानिया अमेरिका के साथ महाज आरई में उलझे हुए हैं, तो उन्हें अगर आप खसूसी तशवीश वाले मुमालिक करार देते हैं तो बात समझ आती है। लेकिन पाकिस्तान जो बज़ाहिर अमेरिकी इत्तहादी भी है और जहां इम्पोर्टेड निगरान हुकूमत भी प्रो अमेरिका है और इस इम्पोर्टेड निगरान हुकूमत की जो सरपरस्त PDM जमातें हैं जिन्हें अगले इस 8 फरवरी के आम इंतखाबात में बरसर इख्तिदार लाने की कोशिशें हो रही हैं धांधली के जरिए, प्री पोल रिगिंग के जरिए, वो भी अमेरिका की सहूलतकार हैं। तो फिर अमेरिका को पाकिस्तान के हवाले से ये तशवीश जाहिर करने की क्या जरूरत है और फिर पाकिस्तान को चीन और शुमाली कोरिया के साथ ब्रैकेट करके बायसे तशवीश वाले मुमालिक की कैटेगरी में डालने की क्या जरूरत है। तो अब आपको हमारी स्टोरी की समझ आ गई होगी। अगर आपने अमेरिकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन का यह बयान नहीं पढ़ा तो आप आज के अखबारात में या 1-2 दिन आगे पीछे के अखबारात में यह बयान ढूंढ सकते हैं। मीडिया में भी चला है यह बयान और फिर आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये जो हमने स्टोरी आपको दी है कि ये क्यों दौड़े लगी हैं इनकी, कि सूरत हाल उनके कंट्रोल से निकल रही है और 8 फरवरी एक डरावना ख्वाब बना हुआ है। नवाज शरीफ, जरदारी और फजलुर रहमान के लिए तो डरावना ख्वाब है ही, लेकिन जो पाकिस्तान को अमेरिकी कैंप में हर सूरत में रखना चाहते हैं इंडिया, भारत और बरतानिया और अमेरिका, तो ये जनाब इसे सूरत हाल है। नाज़रीन, ये एक्सक्लूसिव खबर थी इसलिए हमने सोचा कि तफसील के साथ आपके साथ डिस्कस की जाए। नाज़रीन, अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा के इस बयान से भी आपको अब समझ आ जानी चाहिए कि मामलात इस तरह नहीं हैं जिस तरह ये जो पाकिस्तान का कंट्रोल्ड और बिका हुआ बिकाऊ मीडिया जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो सूरत हाल आपको बता रहा है। ये बिल्कुल सूरत हाल नहीं है। ये लोग सिर्फ आपका हौसला तोड़ना चाहते हैं ताकि आप पोलिंग डे पर बाहर ना निकलें और ये सोचे कि जनाब धांधली हो जाएगी। वो धांधली जिन्होंने करनी है उनके अपने हाथ पांव फूले हुए हैं, उन्होंने क्या धांधली करनी है। इतना ज्यादा फर्क है नाज़रीन, पंजाब में 65% और खैबर पख्तूनख्वा में 95%, बलोचिस्तान में 50% और सिंध में भी 50%। ये सूरत हाल खुद उनके अपने जो जायजे हैं, जो प्री पोल होते हैं, सर्वे होते हैं इलेक्शन से पहले, उनका वो रिजल्ट आया है। तो इसलिए भाग दौड़ लगी हुई है हर तरफ और पाकिस्तानी अवाम का ये जो बदला हुआ मूड है, अमेरिका और इसके सहूलतकारों की रातों की नींदें हराम कर दी हैं उसने, और उन्हें खतरा है कि तमाम तर प्री पोल रिगिंग के बावजूद 8 फरवरी को पाकिस्तानी वोटर मुल्क को अमेरिकी गुलामी से निकालने का फैसला दे सकते हैं। और इमरान खान ने जिस तरह कहा था कि हम कोई आपके गुलाम हैं, अवाम 8 फरवरी को जब मोहर लगाएंगे तो साथ ये नारा भी लगाएंगे कि हम कोई आपके गुलाम हैं। ये नाज़रीन सूरत हाल बनी हुई है, इसलिए ये दौड़ें लगी हुई हैं, इसलिए ये मुलाकातें हो रही हैं।
और इसके बावजूद भी उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, तो आखिरी हल ये निकाला जा रहा है कि पाकिस्तान में मिस्र की तरह मार्शल लॉ ही लगवा दिया जाए। नाज़रीन, बड़ी एक्सक्लूसिव खबर आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, इसलिए ऐसी खबरें अगर आपने बर वक्त रिसीव करनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि हमारी जो खबरें हैं वो आपको बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन, आखिरी ऑप्शन के तौर पर आम इंतखाबात मुलतवी करके मुल्क में मार्शल लॉ नाफज करने की जो साजिशें हैं वो बहुत तेज हो गई हैं। इस हवाले से जो मजीद डेवलपमेंट्स होंगी वो हम उस हवाले से हम आपको आगाह करते रहेंगे। हमारी ताज़ा तरीन वीडियोस इस हवाले से मजीद भी आएंगी, ताकि जो अंदर की खबर है वो आपको बर वक्त मिलती रहे। नाज़रीन, मैच के जो आखिरी ओवर्स हैं वो जो जो करीब आ रहे हैं, इमरान खान ने भी अब खुलकर खेलना शुरू कर दिया है। बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट में उन्होंने जो मजमून छपवाया है, इसमें खुलकर उन्होंने अमरीकी हुकूमत और साइफर के हवाले से लिखा है कि अमरीकी दबाव पर मेरी हुकूमत खत्म की गई। नाज़रीन, ये जो बाउंसर था ये आम मजमून नहीं था, ये एक बाउंसर था जो ना अमेरिका खेल सका है और ना ही निगरान हुकूमत और इसकी सरप्रस्त पीडीएम जमातें इसका जवाब देने के काबिल हैं। इमरान खान की इस जुर्रत रिंदाना से एक बहुत और बड़ी खबर हम नाज़रीन आपसे शेयर कर रहे हैं कि इमरान खान की इस जुर्रत रिंदाना पर मॉस्को से बीजिंग तक और तेहरान, अंकारा और रियाद तक सनसनी दौड़ गई है कि एक बंदा जेल में बैठा है और पूरे मुल्क में उसने हर नशिस्त पर इतने मुश्किल हालात के बावजूद भी अपने मजबूत उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं और किसी एक सीट पर भी वो बिला मुकाबला कामयाब नहीं हो सके। जो प्रो अमेरिकन सियासतदान हैं और सियासी जमातें हैं, तो वो पूरे मुल्क में इतनी भारी अक्सरियत रखने के साथ साथ खतरा भी बना हुआ है, लेकिन खुद उसकी अपनी जान को भी खतरा है। वो जेल में बंद है, उसकी सारी क़यादत जेलों में बंद है और जो बाकी बची हुई है वो रूपोश है। इसके बावजूद भी ये बहुत बड़े हौसले और जुर्रत और दलेरी की बात है कि वो इकोनॉमिस्ट में एक कॉलम लिखता है और दुनिया की जो सुपर पावर है उसको मुर्द इल्जाम ठहराता है कि उसने मेरी हुकूमत खत्म की साजिश करके साइफर के जरिए। तो नाज़रीन, ये कोई मामूली बात आप इसे न समझें। ये जो द इकोनॉमिस्ट में मजमून छपा है उसके बाद आपने देखा है कि कैसी भगदड़ मची हुई है, अफरा तफरी मची हुई है। तो एक तरफ तो ये अफरा तफरी है, लेकिन दादो तहसीन दादो तहसीन पर मुश्तमिल गुफ्तगू हो रही है इमरान खान के हवाले से। बीजिंग में, मॉस्को में, तेहरान में, अंकारा में, रियाद में और एशिया में उभरने वाले जो नए स्ट्रेटजिक ब्लॉक के दारुल हुकूमत हैं, अब उनमें सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडे पर गौर शुरू हो गया है और वहां पर अब यह डिस्कस हो रहा है कि इमरान खान सिर्फ पाकिस्तान के लिए या मुसलमानों के लिए अहम नहीं है, बल्कि वो एक आलमी असासा है। वो पूरे एशिया, यूरोप और अफ्रीका के लिए एक उम्मीद की किरण है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो सेंटर पॉइंट है इस पूरे स्ट्रेटजिक ब्लॉक का। और उसे अमेरिका, बरतानिया और भारत के रहमो करम पर इमरान खान को और इस इतने कीमती असासे को जो दुनिया की आलमी एस्टेब्लिशमेंट है उसके रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। इस पेश रफ्त के बाद, इस गौर फिक्र के बाद नाज़रीन, ज़राए का भी ये कहना है कि अगले 1-1.5 हफ्ते के दौरान चीन और सऊदी अरब की तरफ से पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के साथ वाज़े और दो टोक गुफ्तगू किए जाने के इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं। इसके बाद सूरत हाल वाज़े हो जाएगी कि मुल्क में आम इंतखाबात होने जा रहे हैं या मार्शल लॉ लगने जा रहा है। जो भी कोई बात होगी, लेकिन इमरान खान की सलामती और पीटीआई के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से ज़राए का ये कहना कि अगले 1-1.5 हफ्ते के दौरान ये जो नया स्ट्रेटजिक ब्लॉक है हमारे दोस्त मुमालिक का, वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट से दो टोक बात करने जा रहा है। तो नाज़रीन, अब उन अशार की पर गुफ्तगू करते हैं जिसमें अगर आपने हकीकी तब्दीली लानी है, हक के लिए लड़ना है, तो फिर क्या हिकमत अमली होनी चाहिए, ये इन चंद अशार में इकबाल ने, शायर मशरक ने, हकीमुल उम्मत ने बयान की है। फरमाया, हो जिस दिल में हक के लिए मरने की तड़प, पहले अपने पैकरे खाकी में जां पैदा करे, फूंक डाले ये ज़मीन व आसमाने मुस्तआर, और फिर इस खाकिस्तर से आप अपना जहां पैदा करे। उसमें नाज़रीन बुनियादी नुक्ता यह है कि अगर आपने हक के लिए जद्दोजहद करनी है, हक के लिए मरने की तड़प अगर आप में है, हक के लिए जद्दोजहद करने की आप में जोश है, जुनून है, तो उसका सबसे पहली शर्त यह है कि पहले अपने पैकरे खाकी में जां पैदा करे, यानी अपने
अपनी जो कमजोर आदमी है, कमजोर सियासी जमात है, कमजोर काम है, वो हक के लिए नहीं लड़ सकती। ये पहला नुक्ता है। पहला मरहला ये है कि आप अपनी जमात में, आप अपनी ज़ात में, आप अपनी कौम में, आप अपने मुल्क में, आप अपने सिस्टम में, आप अपनी हुकूमत में जान पैदा करें अगर आप हक के लिए लड़ना चाहते हैं। इसलिए कमज़ोर मुल्क, कमज़ोर कौम, कमज़ोर सियासी जमात, कमज़ोर सियासी कारकुन, कमज़ोर सियासी क़यादत बिल्कुल हक के लिए नहीं लड़ सकती। वो सिर्फ नारे लगा सकती है, एहतजाजी मुजाहरे कर सकती है। जो हक के लिए हकीकी अंदाज में लड़ने की पहली शर्त यह है कि आप अपने पैकरे खाकी में जान पैदा करें। अच्छा भी अगर जान पैदा करनी है तो उसका क्या तरीक़ेकार होना चाहिए? ये फिर दूसरे शेर में हजरत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने दरिया को कूजे में बंद कर दिया है। फरमाया कि फूंक डाले ये ज़मीनों आसमाने मुस्तआर, और फिर इस खाकिस्तर से आप अपना जहां पैदा करें। थोड़े से मुश्किल अल्फाज है नाज़रीन, इसलिए हम थोड़ी तफसीर बयान करेंगे कि फूंक डाले से मुराद यह है कि उसको आग लगा दे, उसको नजर आतिश कर दे, फूंक डाले। ये जमीनों आसमाने मुस्तआर, मुस्तआर कहते हैं उधार, यानी किसी से ली हुई चीज को, उधार को मुस्तआर कहते हैं। और ये जमीनों आसमान यानी आपके जो टोटल असासे हैं, आपकी जो कुल कायनात है। अगर आप सियासी जमात हैं तो आपकी कुल कायनात आपकी क़यादत है, आपके सियासी कारकुन हैं, ये आपके ज़मीन व आसमान हैं। अगर आप एक मुल्क हैं तो आपके जो तमाम अदारे हैं, आपका जो पूरा निज़ाम हुकूमत है, आपकी जो मईशत है, आपकी जो सदारत है, आपका जो दिफा है, ये आपका ज़मीन व आसमान है। अगर आप एक फ़र्द हैं तो आपका जो जितना बिजनेस है, जो आपका कारोबार है, जो वो आपका ज़मीन व आसमान है। तो फूंक डाले यानी जो अगर ये सारी चीजें आपने कहीं से उधार ली हुई हैं तो आप उसको आग लगा दें। पहले मिसरे का मतलब ये है। मिसाल उसकी ये है कि इमरान खान की जो सियासी जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो इस्टेब्लिशमेंट से मुस्तआर ली हुई थी 2014 के आम इंतखाबात में, 13 के आम इंतखाबात में, 2018 के आम इंतखाबात में, कि उन्होंने अपने जो इलेक्टेबल्स थे इसमें घुसाए हुए थे, अपने लोगों को इसमें उन्होंने डाला हुआ था, अहम ओहदे उनको दिलवाए हुए थे। जब हुकूमत इमरान खान ने बनाई तो भी जो अहम अहम वजारतें थी, अहम अहम ओहदे थे, तो ये जो मुस्तआर लिए हुए लोग थे, जो आलमी और कौमी इस्टेब्लिशमेंट या जो मुखालिफ, जो इस इलाके के जो माफियाज हैं, जो कार्टल्स हैं, उनसे जो मुस्तआर लिए हुए लोग थे, उनको इमरान खान को अहम ओहदे देने पड़े, ब्लैकमेल होना पड़ा। तो फिर अब क्या तरीकाकार था कि अगर इमरान खान हक के लिए लड़ना चाहता है तो पहला काम उसे क्या करना चाहिए था? इकबाल ने क्या मशवरा दिया है? इकबाल ने यही मशवरा दिया है कि फूंक डाले ये जमीनों आसमाने मुस्तआर, यानी ये जो मांगी हुई दौलत है, ये जो मांगी हुई ताकत है, उसको आग लगा दे। और इमरान खान ने यही किया है। लोगों को इमरान खान के इस फार्मूले की समझ नहीं आ रही, लेकिन उसने, इकबाल ने जो रास्ता बताया, और ये असल रास्ता है नाज़रीन। दुनिया की किसी भी जगह पर अगर आपने इनकलाब लाना है तो उसका पहला तरीकाकार यही है कि पहला बात यह है कि आपको अपनी सियासी जमात में, आपको अपने कारकुनों में, आपको अपनी सियासी क़यादत में जान पैदा करनी होगी। अगर आप में हक के लिए लड़ने की, मरने की तड़प है तो जान कैसे पैदा होगी? कि ये जो समझ लें कि एजेंट है आपके अंदर, आपने उनसे जान छुड़ा लेनी है। अर्थुरल ड्रामा आपने देखा होगा कि उसमें भी वो पहला काम ये करता है कि वो गद्दारों से जान छुड़वाता है, कि जो उसके अंदर होते हैं लेकिन दुश्मन से मिले हुए होते हैं। इमरान खान भी इस मरहला फिक्र पर इस वक्त चल रहा है। उसने कोई नहीं कहा कि आप इन लोगों को अपनी जमात में रोकें, जो इलेक्टेबल्स थे या जो इस्टेब्लिशमेंट के लोग थे या जो माफियाज के लोग थे, जो कार्टल्स के लोग थे, जो भी छोड़कर जाना चाह रहा है वगैरह जाएं 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 जाएं। यानी एक तरीके से उसने समझ ले कि जो ये मांगी हुई इस इलीट थी, जो मांगी हुई ताकत थी, सियासी ताकत थी या मुआशी ताकत थी, कहते थे ये जनाब एटीएम है, अलीम खान भी एटीएम है, तरीन भी एटीएम है इमरान खान की, वो सारी एटीएम को भी उसने फूंक डाला है। जो भी उसके मांगी हुई जन्नत थी ना, उसको उसने आग लगा दी है। इकबाल के शेर पर वो चला है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसे असली कामयाबी नसीब होगी, क्योंकि वो असल रास्ते पर चल रहा है। अच्छा, और फिर क्या फरमाया आखिरी शेर कि जब वो इन सब चीजों को आग लगा देगा और फिर इस खाकिस्तर से आप अपना जहां पैदा करें। जब उसकी जमात जल गई, उसको आग लग गई नाज़रीन,
तो फिर जो खाकिस्तर कहते हैं राख को, पंजाबी में कहते हैं सवा, अब जो वो राख बची हुई है उस राख से अब पार्टी तो सारी उसकी जल गई है, अब इस जली हुई जमात में से एक जहान वो पैदा करेगा, वो उसका अपना जहान होगा। और वो जहान पैदा करने में इसने जो इतना बड़ा कारनामा किया, इतना बड़ा रिस्क लिया नाज़रीन, इकबाल के इस फलसफे पर चलते हुए इमरान खान ने, कौम ने इसकी समझ लें कि पजीराई की है, और आज कौम उसके साथ इस तरह डट कर खड़ी है कि अमरीकी सफीर भागे फिर रहे हैं कि जनाब जो रिजल्ट है अब इंतखाबात का 8 फरवरी को कंट्रोल होने के इम्कानात नहीं है, धांधली करने के बावजूद वो जीत जाएगा। तो ये बड़ा मसला बना हुआ है कि इसलिए कि उसने सच्चे रास्ते पर चला है। और अगर इमरान खान आज जीत कर आता है, अगर पुरानी पीटीआई थी ना नाज़रीन जो 2018 वाली या 2013 वाली, तो वो अगर हुकूमत में आई थी तो उस हुकूमत को कंट्रोल करना आसान था कि उसके अंदर मुस्तआर ली हुई ताकतें थी, कुव्वतें थी, इलेक्टेबल्स थे। अब अगर ये पीटीआई बरसर इक़्तिदार आएगी तो इसको कंट्रोल करना मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि इसमें तो सारे जानसार किस्म के लोग हैं इमरान के बचे हुए हैं, या कारकुन हैं या वुकला हैं। फिर यानी पीटीआई के अंदर उनके जो एजेंट हैं वो नहीं होंगे, फिर वो गद्दार नहीं होंगे, फिर वो इमरान खान के बाजू कैसे मरोड़ेंगे, कैसे उसको मजबूर करेंगे। ये सूरत हाल बनी हुई है। और ये सूरत हाल किस लिए बनी है कि इकबाल वाला जो रास्ता था, जो हकीमुल उम्मत वाला रास्ता था, इमरान खान ने इकबाल के शाहीन बनकर वो रास्ता अपनाया है। लोगों को इसकी समझ नहीं आ रही। कई वो लोग कहते हैं इमरान खान बेवकूफ़ है, वो बेवकूफ़ नहीं है नाज़रीन, वो हकीकी तब्दीली चाहता है इस मुल्क में, और वो इसी तरह आ सकती थी जिस तरह इकबाल ने करा। अब दूसरा शेर अब हम बयान करते हैं कि तेरा तन रूह से ना आशना है, अजब क्या आह तेरी नारिसा है, तने बेरूह से बेजार है हक, खुदाए जिंदा जिंदों का खुदा है। ये भी इकबाल ने फरमाया, जो पहला शेर है कि हो जिस दिल में हक के लिए मरने की तड़प, पहले अपने पैकरे खाकी में जान पैदा करे। यानी वो फिर मुसलमानों को भी कहता है, या हर उस कौम को कहता है कि जनाब जिस कौम में जिंदगी की रमक नहीं है वो ना हक के लिए जद्दोजहद कर सकती है और ना उसकी दुआ कबूल होती है। दुआ का भी यही फार्मूला है नाज़रीन कि जब आप पहले जंग लड़ें, जंग के लिए निकलें और फिर उसके बाद दुआ करें। जिस तरह ग़ज़वा बदर में आपको याद होगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 313 थे, उनके पास न तलवारें थी, न तीर थे, न कुछ था, लेकिन पहले उन्हें मुकाबले के लिए लाए, मैदान जंग में खड़ा किया, उसके बाद सजदा रेज़ होकर अल्लाह ताला से दुआ की कि या अल्लाह उनका लश्कर 3 गुना ज़्यादा है हमसे, उनके पास हथियार कई गुना ज़्यादा हैं, 10-20 गुना ज़्यादा हैं, तो अब अब उनके मुकाबले के लिए आगे निकल आए हैं, अब तेरी मदद हमें दरकार है। तो लेकिन आप घर में बैठे या कमज़ोरी की हालत में आप दुआ नहीं मांग सकते कि आप मैदान में तो ना निकले लेकिन दुआएं मांगी जाए, ऐसी दुआएं कबूल नहीं होती। ये फलसफा है कि तेरा तन रूह से ना आशना है, अजब क्या आह तेरी नारिसा है। यानी फिर इसमें कोई अजब बात नहीं है कि तेरी आह या तेरी दुआ ऊपर पहुंचती नहीं है आसमानों तक। अजब क्या आह तेरी नारिसा कहते नहीं पहुंच रही, अजब क्या आह तेरी नारिसा है, तने बेरूह से बेजार है हक। हक यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए है कि जो ऐसा जो बेरूह किस्म का जिस्म है, मुर्दा जिस्म है, अल्लाह ताला भी उससे बेजार है। खुदाए जिंदा जिंदों का खुदा है। फिर जिंदगी की अजमत को बयान करने के लिए उन्होंने खुदा के साथ भी जिंदा का लफ्ज बोला कि या हय्यो या कयूम, खुदाए जिंदा जिंदों का खुदा है। फिर खुदा उन्हीं का है। आज पाकिस्तानी कौम में जिंदगी की रमक है, उनमें गम और गुस्सा है इस 75 बरस की गुलामी के हवाले से, इसलिए उनका जो जज्बा है इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज वो जिंदों में शामिल हैं और 8 फरवरी को वो फैसला देंगे। आपने मायूस नहीं होना। मेन स्ट्रीम मीडिया जो भी कहता रहे आपने उनकी किसी बात पर ध्यान नहीं देना। उनके अपने हाथों के तोते उड़े हुए हैं। जो भी सर्वे आता है, जो भी नतीजा आता है, उसमें पहले से बढ़कर ताकत हासिल होती है। और फरिश्तों से एक खिताब है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का, वो भी इकबाल का है, जो भी हमने थोड़ी देर पहले आपको बयान किया कि उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, काखे उम्रा के दरो दीवार हिला दो, जिस खेत से दहका को मुयस्सर न हो रोजी, उस खेत के हर खोशाए गंदम को जला दो। यहाँ पर खेत से मुराद नाज़रीन सिस्टम है।
لوگ ان شعروں کا مطلب نہیں سمجھتے، جو اقبالیات کو سمجھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، یعنی جو سسٹم کچھ پروو نہ کر رہا ہو، جو کچھ رزلٹ نہ دے رہا ہو، جو سسٹم، اس سسٹم کو اس سسٹم کے اندر رہ کر ٹھیک نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اس کا فلسفہ ہے کہ جو سسٹم اگر رزلٹ نہیں دے رہا، اس کی کوئی اچھا 75 سال تو ہو گئے ہیں ناظرین اس سسٹم نے، اگر کوئی رزلٹ دینا ہوتا، یہ 40 سال اس قیادت کو ہو گئے ہیں، اگر اس قیادت نے کوئی رزلٹ دینا ہوتا تو یہ دے چکے ہوتے۔ اب اس کے اندر رہتے ہوئے آپ کو کچھ نہیں ملے گا، جس طرح پہلے کہا کہ پھونک ڈالے یہ زمین و آسمان مستعار، اس طرح یہ فرمایا کہ جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو۔ یعنی کھیت ہو گیا پورا سسٹم، اور اس کا جو خوشہ گندم ہے، ہر خوشہ گندم یعنی اس کا ہر ادارہ، جو اس کے ہر ادارے کو جلا کر اس کی راکھ میں سے آپ نے پھر ایک نیا جہان پیدا کرنا ہے۔ یعنی ایک پوری تبدیلی، جو عمران خان تو کہتے ہیں نا تبدیلی، اصل تبدیلی یہ ہے کہ پہلے ہم اس سارے سسٹم سے جان چھڑائیں گے جو کرپٹ سسٹم ہے، اور یہ اسی وقت جان چھڑا سکتے ہیں جب آپ 2/3 اکثریت دیں گے کہ عمران خان کو۔ یہ اہم نقطہ ہے، آخری فلسفہ جو ہے کہ آپ نے 2/3 اکثریت دینی ہے، اس کے بعد پھر آپ نے دیکھیں کہ عمران خان کا کام شروع ہوگا۔ اگر آپ پھر اسی طرح کی دیں گے کہ جناب لولی لنگڑی حکومت کہ پارٹی کے اندر بھی ایجنٹ بیٹھے ہوں اور اکثریت بھی 51% ہو، تو پھر عمران خان بھی کوئی تبدیلی نہیں لا سکے گا۔ ایک ہی راستہ ہے، 8 فروری کو آپ نے 2/3 اکثریت آپ نے دینی ہے، پارٹی کی تطہیر ہو چکی ہے، اس اقتضاب میں غسل دیا جا چکا ہے، اور انشاءاللہ العزیز، اور ہمیں تو نظر نہیں آ رہا، امریکی دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں اصل فلم چلے گی جو مالدیپ میں ٹریلر چلا ہے۔ اسی کے ساتھ ناظرین اجازت دیجئے، انشاءاللہ العزیز ایسی ہی ایکسکلوسیو گفتگو، ایسی ہی ایکسکلوسیو ویڈیوز، اور شاعر مشرق علامہ اقبال کی جو عظیم شاعری ہے، اعلیٰ ترین شاعری، اس کے مثالوں کے ساتھ ہم جلد دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ آپ اپنا، دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح میں رہنے والے تمام اہل وطن کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔